जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हमने अपनी लास्ट क्लासेज के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में सीखा। हमने देखा कि कोई भी एक लिक्विड है, उसकी सरफेस से जैसे-जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, तो गहराई में जाने के साथ-साथ हमारा जो लिक्विड है, उसके प्रेशर में क्या चेंजेस आते हैं। हमने देखा कि चेंज इन जो प्रेशर है, वो किसके बराबर होगा? रो जी एच के बराबर। जहाँ पर रो क्या है? हमारे उस लिक्विड की डेंसिटी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने ये लिक्विड भरा है, उस ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर हमारा जो लिक्विड है उसकी वजह से कितना प्रेशर लगेगा और उस प्रेशर की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि एग्जाम में इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं और उनको हमें किस तरह से आंसर करना है। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा। इसके अलावा हम जैसे-जैसे गहराई में जाएँगे तो हमारा जो लिक्विड है उसका प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। तो उसी वजह से हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? परंतु सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इक्वल अपना हॉरिजॉन्टल हाइट है, तो उसके ऊपर हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी, है ना? तो आप हमेशा याद रखिएगा हमारा जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड के अंदर अपना जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वो हमेशा इक्वल ही लगेगा। तो इसी तरह दोस्तों हमारी जो बाकी शेप है, उनकी सरफेस के ऊपर या बाउंड्रीज़ के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा। अब हम इसकी वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसी पर यूनिट एरिया के ऊपर जो लगने वाला जो फ़ोर्स है वो कितना है? तो मान लेते हैं कि कोई भी एक एरिया एलिमेंट है जिसको मैं डीए से डिनोट करता हूँ और उसके ऊपर जो लगने वाला जो फ़ोर्स है उसको मैं डीएफ से डिनोट करता हूँ। तो हमारा इस पॉइंट पर जो लगने वाला जो प्रेशर है वो किसके बराबर आएगा? P इक्वल्स टू डीएफ अपॉन डीए के बराबर। ठीक है ना? अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास में जो लगने वाला जो नेट फ़ोर्स है वो हमारे पास में आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ से डीएफ इक्वल्स टू पीडीए और उस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना है वो हम इज़िली बता सकते हैं। तो बोथ साइड अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारा उस पॉइंट पर जो लगने वाला जो फ़ोर्स है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो F इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पीडीए। ठीक है? तो याद रखिएगा इसी फ़ॉर्मूले की हेल्प से हम काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं ताकि इस कंसेप्ट को आप और अच्छे से समझ पाओ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक टैंक दे रखा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है वो हमें दे रखी है एल एंड बी। इस टैंक के अंदर कोई भी एक रो डेंसिटी का लिक्विड है वो किसी एच ऊंचाई तक भरा गया है। ठीक है? तो हमें फाइंड करना है इस टैंक के पेंदे और दीवार पर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है। ठीक है? तो किस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा इस टंकी के पेंदे पर कितना फ़ोर्स लग रहा है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये टंकी है जिसमें किसी एच ऊंचाई तक लिक्विड है वो भरा गया है। ठीक है? तो ज़रा मुझे बताइए इसका पेंदे पर कोई भी एक पॉइंट है उसके ऊपर कितना फ़ोर्स लगेगा? तो आप कहेंगे भई एक फ़ोर्स है वो तो अपना एटमॉस्फेयर की वज़ह से लगेगा पीए, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दूसरा क्या है टंकी पर नीचे की तरफ भी तो एटमॉस्फेयर है ना? तो एक प्रेशर इस पर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में और वो किसकी वज़ह से है? हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर है। इसके अलावा हमारा जो लिक्विड है उसकी वज़ह से भी यहाँ फ़ोर्स लगेगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? रो जीएच के बराबर होगी। तो दोस्तों इस पॉइंट पर लगने वाला जो नेट प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? पी इक्वल्स टू देखिए यहाँ पर 2 प्रेशर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं एक बार पॉजिटिव ले लेता हूँ पीए प्लस रो जीएच और एक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए मैं इसको नेगेटिव साइन के साथ दिखाऊँगा। तो हमारा जो नेट जो प्रेशर लग रहा है वो किसके बराबर होगा? रो जीएच के बराबर होगा और इसकी डायरेक्शन कौन-सी होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है? अब हम जानते हैं प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन होता है तो P इक्वल्स टू होता है F बाई ए के बराबर। तो यहाँ पर अपना एरिया कितना है तो आप देख पा रहे हो हमारा जो ये टंकी है टंकी का जो पेंदा है उसका जो सरफेस एरिया है वो किसके बराबर है। ये वाली जो साइड है वो अपनी है B और ये वाली साइड है ये है अपनी L। तो एरिया इसका आ गया अपना एल बी के बराबर। तो अपना जो नेट फोर्स जो लग रहा है इस टंकी के पेंदे पर वो किसके बराबर होगा पी ए के बराबर। तो यहाँ पर आ गया अपना रो जी एच एल बी के बराबर। ठीक है? तो इतना फ़ोर्स है उस टंकी के पेंदे पर लगेगा। अब बात करते हैं हमारा जो टंकी है, टंकी की जो बाउंड्रीज़ है या जो वॉल है उसके ऊपर कितना फ़ोर्स लग रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हमारा जो टंकी है उसकी सामने वाली जो दीवार है उसके ऊपर कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा या फ़ोर्स लगेगा। तो देखिए ये सामने वाली जो दीवार है उसकी जो लंबाई है वो हमें दे रखी है एल। ओके? और इस सामने वाली दीवार पर आप देख रहे हो एच हाइट तक है वो हमारा लिक्विड है वो भरा गया है। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है उससे किसी वाई गहराई के ऊपर हम कोई एक एरिया मान लेते हैं। इस एरिया के ऊपर हम देखते हैं कि हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कितना लग रहा है।
ठीक है? तो इसकी जो विड्थ है वो हमने मान ली कितनी dy है। तो इसका जो पट्टी का एरिया है वो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे भाई विड्थ है वो dy है, लेंथ है वो l है, तो इसका जो एरिया है वो किसके बराबर हो जाएगा? अपना l dy के बराबर हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो लगने वाला जो फ़ोर्स है वो किसके बराबर होगा? तो अभी हमने देखा हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक जो फ़ोर्स है वो बराबर होता है F इक्वल्स टू PdA, है ना? तो यहाँ पर ज़रा वैल्यू रखिए इनकी। तो यहाँ पर प्रेशर है वो कितना लग रहा है? तो देखिए यहाँ पर अपना y गहराई के अंदर है, तो y गहराई में होने की वजह से यहाँ पर जो अपना प्रेशर लगेगा वो किसके बराबर होगा? अपना rho g y के बराबर, क्योंकि h के बराबर होता है, तो rho g y। और यहाँ पर dA की वैल्यू रखिएगा अपना L dy। तो ओवरऑल अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? F इक्वल्स टू देखिए rho g L है वो तो बाहर आ जाएगा, rho g L बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में अपना आ जाएगा y dy। यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? तो देखिए दोस्तों हमारा ये वाला जो पॉइंट है उसके लिए जो y की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, और ये वाला जो पॉइंट है उसके लिए जो y की वैल्यू किसके बराबर होगी? y इक्वल्स टू h होगी। तो हमारी लिमिट वेरी करेगी 0 से h तक। तो F इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा rho g L, और साथ में आएगा अपना y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा h स्क्वायर बाई 2। तो ये वाली वैल्यू आ गई, जो सामने वाली जो सरफेस है उसके ऊपर हमारा कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे ये वाली साइड, इधर वाली साइड के ऊपर कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर उस दीवार के बारे में देखें तो हमारा जो इसकी लंबाई है वो अपना एल की जगह बी हो जाएगी। तो बी हो जाएगी तो अपने पास में जो फाइनली जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो होगा अपना एफ इक्वल्स टू रो जी बी एच स्केयर बाई 2। ठीक है, तो इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक कंटेनर दे रखा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है एल एंड बी। इस कंटेनर के अंदर हमने कोई रो मास डेंसिटी का कोई लिक्विड भर रखा है किसी h ऊंचाई तक, और इस कंटेनर की कोई एक सरफेस है जो कि गति करने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि मूव कर सकती है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा जो लिक्विड है उसकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर हमारा जो स्प्रिंग है उसमें कितना संकुचन है यानी कि कंप्रेशन है, वो हमें फाइंड करना है। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं यहाँ हो क्या रहा है। देखिए हमारा जो लिक्विड है कंटेनर की इस वॉल के ऊपर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएगा। अब हमारी ये वाली जो वॉल है वो मूव कर सकती है ना? मूव कर सकती है, तो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये मूव करके एक नई पोजीशन में आ जाएगी। यहाँ पर मान लेते हैं इसकी नई पोजीशन है। तो इस पोजीशन में आने की वजह से हमारा जो स्प्रिंग है उसमें कंप्रेशन आएगा। तो दोस्तों वो कंप्रेशन कितना आ रहा है उसी कंप्रेशन को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे? देखिए दोस्तों जैसे ही इस कंटेनर की एक वॉल लेफ्ट साइड में मूव करेगी, वैसे ही हमारा जो लिक्विड है उसका ये हाइट है वो भी कम हो जाएगी। स्टार्टिंग में अगर उसकी हाइट h है तो वो हाइट चेंज होकर कितनी है, मान लेते हैं h डैश हो जाती है। परंतु क्या इस कंटेनर से लिक्विड अब बाहर जा रहा है? नहीं जा रहा। यानी कि इनिशियल कंडीशन में हमारा जो कंटेनर में जितना वॉल्यूम था उतना ही जो फाइनल कंडीशन में होने वाला है। तो जरा बताइए इनिशियल कंडीशन में कितना वॉल्यूम है? तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है हमारा जो कंटेनर है उसकी लंबाई चौड़ाई है वो दे रखी है एल एंड बी। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो हमें दे रखी है एच। तो इसमें जो लिक्विड भरा गया है उसके या जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा? एल बी एच के बराबर। परंतु जब दीवार आगे की तरफ मूव कर जाती है तो उस कंडीशन के अंदर ये देखिए क्या होगा, हमारी एक साइड है उसकी लेंथ हो जाती है एल प्लस एक्स के बराबर। ठीक है, और कंटेनर की जो दूसरी जो साइड है उसकी लेंथ है हमारी अभी भी बी, और हाइट है वो भी चेंज होकर कितनी हो जाती है, एच से एच डैश हो जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो लिक्विड है उसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे एल प्लस एक्स इंटू बी इंटू एच डैश। ठीक है, परंतु वॉल्यूम है वो तो इनिशियल और फाइनल फाइनल कंडीशन में इक्वल रहने वाला है। तो आप कहेंगे एल बी एच इक्वल टू हो जाएगा अपना एल प्लस एक्स, और साथ में आ जाएगा बी एच डैश। तो यहाँ से हमारी एच डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए बी से बी कैंसिल हो रहा है, तो एच डैश है वो बराबर आ जाएगा एल एच अपॉन एल प्लस एक्स। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ भाई हमारा सिस्टम जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए जितना यहाँ पर दीवार पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है उतना ही हमारा जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तभी तो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। यानी कि जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है उतना ही स्प्रिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, और हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो किसके बराबर होता है? एफ इक्वल्स टू पी डी ए के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? के एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा है तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा जो लिक्विड है उसकी जो सरफेस है, सरफेस से किसी वाई गहराई के अंदर हम कोई एक अल्पांश मान लेते हैं डी वाई। इसके ऊपर देखते हैं कितना प्रेशर लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने अल्पांश माना है उसकी हाइट कितनी है? आप कहेंगे डी वाई है, और इसकी जो लंबाई है वो किसके बराबर है? बी के बराबर। तो इसका जो एरिया है वो किसके बराबर आ जाएगा? डी ए इक्वल्स टू बी डी वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर है वो कितना लग रहा होगा? तो आप कहेंगे प्रेशर अपना लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ
देखिए रो जी वाई के बराबर, रो जी वाई, और डी ए की वैल्यू रखेंगे बी डी वाई इक्वल्स टू के एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करके सोल्व करते हैं तो अपना क्या आ जाएगा, देखिए रो जी बी ये तो बाहर आ जाएगा, वाई डी वाई इक्वल्स टू के एक्स। अब वाई हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो आप कहेंगे जीरो से एच डेस तक वेरी कर रहा है। ठीक है ना, तो वैल्यू जरा रखिए इंटीग्रेशन करके, तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्केयर बाई टू, लिमिट वेरी कर रही है जीरो से एच डेस इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, तो जैसे ही लिमिट पुट की अपने पास क्या आ गया, रो जी बी, और साथ में आ जाएगा एच डैश स्केयर अपॉन टू इक्वल्स टू के एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ एच डैश की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रो जी बी बाई टू, साथ में आएगा अपना एल एच अपॉन एल प्लस एक्स की होल स्केयर इक्वल्स टू के एक्स। तो इसको थोड़ा आगे और सोल्व करेंगे तो अपना रो जी बी बाई टू, साथ में क्या आ जाएगा एल स्केयर एच स्केयर, और एल प्लस एक्स का होल स्केयर है इसको हम बराबर के इधर वाली तरफ ले जाते हैं के एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा अपना एल प्लस एक्स का होल स्केयर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो x है उसके कंपैरिजन के अंदर l है वो बहुत बड़ा है ना? तो क्या आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो कि x और साथ में l है उसको कॉमन लेके बाहर ले आएँगे तो l स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन l उसकी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर देखिए x के कंपैरिजन में l काफ़ी बड़ा है तो हमारा x अपॉन l है इसकी वैल्यू लगभग-लगभग 0 के बराबर मानी जा सकती है ना? तो यहाँ पर हमारा जो राइट हैंड साइड है वहाँ क्या आ जाएगा के एक्स एल स्केयर, और लेफ्ट साइड में हमारा आ जाएगा रो जी बी एल स्केयर एच स्केयर बाई टू। ठीक है, तो बोथ साइड एल स्केयर से एल स्केयर हो जाएगा कैंसल आउट, तो यहाँ पर हमारा जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल्स टू रो जी बी एच स्केयर अपॉन टू की। ठीक है, तो ये अपना फाइनली आंसर आ जाता है। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक नदी के रास्ते में कोई एक अवरोधक यानी कि रेजिस्टेंस दे रखा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है बी ए एल। ये हमारा जो अवरोधक है किसी पॉइंट ओ के अबाउट रोटेशन के लिए स्वतंत्र है। अगर इस अवरोधक का जो मास है वो हमें एम दे रखा है, तब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारा जो नदी है, नदी की जो सतह है, सतह से इसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो ये अवरोधक है वो रोटेट ना करे, यानी कि हमारा जो बांध है वो ना टूटे। तो दोस्तों हमारे इस अवरोधक पे दो तरह से फोर्स लगेंगे। पहला तो हमारा इस लीवर की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और उसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से हमारे इस अवरोधक पर एक टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की डायरेक्शन होगी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक दूसरा फोर्स लगेगा इसके खुद के द्रव्यमान की वजह से, यानी कि mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस mg फोर्स की वजह से भी एक टॉर्क लगेगा, और इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हमारा जो बांध है वो स्थिर रहना चाहिए। स्थिर तभी रहेगा जब हमारा जो mg फोर्स है उसकी वजह से जितना टॉर्क लग रहा है उसके बराबर हमारा जो ये जो हाइड्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है ना? दोनों टॉर्क जब बराबर होंगे तभी हमारा ये बांध है वो स्थिर अवस्था में बना रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हमारा जो mg फोर्स है उसकी वजह से कितना टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क हम जानते हैं किसके बराबर होता है, टॉर्क इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, या फिर हम क्या कहेंगे टॉर्क है वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स और उस अप्लाइड फोर्स से परपेंडिकुलर दूरी। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो अप्लाइड फोर्स कितना है mg, और उससे जो परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर दूरी ये वाली है। तो ये वाली जो टोटल जो लेंथ है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है a के बराबर। तो मुझे बताइए यहाँ सेंटर ऑफ मास से इसकी जो ये वाली जो दूरी है वो किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे a बाई टू। तो यहाँ पर r परपेंडिकुलर आ गया अपना a बाई टू, तो जो mg फोर्स है उसकी वजह से कितना टॉर्क लगेगा, mg a बाई टू। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। तो इसके बाद में हम देखते हैं हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वजह से कितना टॉर्क लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो रिवर है उसके सरफेस से किसी वाई गहराई के ऊपर कोई एक एरिया एलिमेंट डी वाई मानते हैं, और इस डी वाई एरिया एलिमेंट के ऊपर हम देखते हैं कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और उस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हमारा कितना टॉर्क है वो लग रहा है। ठीक है, फिर हम उसको इंटीग्रेट करके देखेंगे कि हमारे जो रिवर का जो पूरा जो लिक्विड है उसकी वजह से कितना टॉर्क जनरेट होगा। तो हम जानते हैं हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर होता है, डी एफ इक्वल्स टू पी डी ए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे रो जी एच के बराबर, और एच क्या है अपना वाई के बराबर, तो रो जी वाई आ गया। और अपना जो एरिया है वो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर हमने जो विड्थ मानी है वो कितनी है, डी वाई है, परंतु इसकी लंबाई किसके बराबर होगी, तो देखिए हमारा जो डेम है वो इस साइड भी कुछ ना कुछ होगा होगा ना, तो इसकी जो लंबाई है वो किसके बराबर है, आप कहेंगे इसकी लंबाई बी के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो एरिया एलिमेंट निकल कर आया है उसकी विड्थ तो है अपने पास में डी वाई, और जो लेंथ है वो अपने पास में है बी, तो इसका जो एरिया है वो कितना आ गया अपने पास में, बी डी वाई। ओके, तो यहाँ पर अपना आ गया बी डी वाई। तो इस एफ फोर्स की वजह से हमारा जो टॉर्क है वो कितना लगेगा, तो आप कहेंगे डी टॉर्क इक्वल्स टू अपना डी एफ।
ठीक है? और अपना जो रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? तो परपेंडिकुलर दूरी है ये वाली, ठीक है? और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो देखिए ये वाली जो टोटल जो लेंथ है वो कितनी है? आप कहेंगे h है, तो ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी? आप कहेंगे y माइनस h के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमारी r परपेंडिकुलर होगी h माइनस y, और df की वैल्यू रखिए ज़रा, रो जी वाई बी डी वाई, ओके? इसको दोस्तों बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? डी टॉर्ग, ठीक है? राइट साइड में आ जाएगा अपने पास रो जी बी, और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा वाई एच माइनस वाई डी वाई। यहाँ पर हमारा y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? आप कहेंगे 0 से h तक वेरी करेगा, और टॉर्क अपना हो जाएगा 0 से टॉर्क तक। तो यहाँ पर इंटीग्रेट कीजिए ज़रा, क्या आ जाएगा? टॉर्क इक्वल्स टू रो जी पी। अब y को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? देखिए एच वाई स्क्वेयर बाई टू माइनस ऑफ वाई क्यूब बाई थ्री, और लिमिट वेरी करेगी 0 से h तक, ठीक है? तो टॉर्क की फाइनल वैल्यू आ गई रो जी बी, और यहाँ h रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? एच क्यूब बाई टू माइनस ऑफ एच क्यूब बाई थ्री, ओके? तो इसको भी आगे आप फिर से सोल्व करेंगे तो टॉर्क है वो बराबर आ जाएगा हमारा रो जी बी एच क्यूब। तो यहाँ पर 3 माइनस टू बाई सिक्स करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है? इसे हम बोलते हैं इक्वेशन 2, ओके? अब दोस्तों जब इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास में h की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा इक्वेशन 1 के अंदर टॉर्क की वैल्यू कितनी थी? टॉर्क इक्वल्स टू एम जी ए बाई टू। इनको बराबर रखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एम जी ए बाई टू इक्वल्स टू है अपना रो जी बी एच क्यू बाई सिक्स। बोथ साइड जो कटता है उसको काट देते हैं, जिससे जी कैंसिल हुआ, ठीक है? ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, ओके? इसको आगे सोल्व कीजिएगा, 3 आ गया हमारा इधर, तो एच क्यूब इक्वल्स टू 3 ma अपॉन रो बी। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 3 ma अपॉन रो b की पावर 1/3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।